ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और पाठ्य पुस्तक का नाम है 7 एकांकी में संकलित अंतिम एकांकीय 7वीं एकांकीय है लक्ष्मी का स्वागत। और इसके एकांकीकार या लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क। इस एकांकी के जो प्रमुख महत्वपूर्ण गद्यांश है उनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर रहे थे। उस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं और गद्यांश संख्या 3 से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है ये कंटेंट, और मैं इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य की जो छात्राएं हैं प्रस्तुत वीडियो को गौर से इसको देखें, इसका गौर से अवलोकन करें। तत्पश्चात इस प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना बरतें। तो आज हम प्रस्तुत वीडियो में जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकीय है उसका तीसरा जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से या यूँ कहें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांश है, इससे आज हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। तुम जानते हो बच्चा, दुनिया जहान का यह नियम है, गिरे हुए मकान की नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है। राम प्रताप ही को देख लो, अभिधा कर्म संस्कार के बाद नहाकर साफा भी ने निचोड़ा था कि नकोदर वालों ने शगुन दे दिया। 1 महीने के बाद ब्याह हो गया और अब तो सुनते हैं बच्चा भी होने वाला है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे या इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने रोशन की माँ उसके मित्र सुरेंद्र को बताती है कि जिस दिन रोशन की पत्नी का चौथा था, सियालकोट का एक व्यापारी रोशन के लिए शगुन लेकर आया था, परंतु रोशन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसके पिता ने 1 महीने बाद आने को कहा। सियालकोट का एक व्यापारी 1 महीने बाद शगुन लेकर आया है। सुरेंद्र कुछ कहे उससे पहले रोशन की माँ उसे जो कुछ कहती है या जो कुछ बताती है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है
अर्थात इस गद्यांश का, इस अंश का हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रोशन की माँ रोशन के मित्र सुरेंद्र से कहती है, क्या कहती है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम यानी रोशन की माँ रोशन का जो मित्र है सुरेंद्र, उसको समझाती है और उसको बताती है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि दुनिया के नियम कायदों का हमें पालन करना ही पड़ता है। जो नियम बना दिए हैं, जो परंपराएं बना दी हैं, उनका हमें अनुकरण करना ही होगा। ये हमारी मजबूरी है, ये सामाजिक बंधन है, इनका हमें निर्वाह करना ही पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के लिए अकेले जिंदगी काटना मुश्किल होता है और यह पहाड़ सी जिंदगी अकेले काटे कटती भी नहीं है। ये बात तो सही है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये रिवाज है कि जब मकान गिर जाता है तो उसी मकान की नींव पर दूसरा मकान तैयार होता है। तो जीर्ण शीर्ण हो जाता मकान, उसके स्थान पर दूसरा हम नवनिर्माण करते हैं, नया मकान बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि पहली पत्नी मर जाती है तो जीवन निर्वाह के लिए दूसरा विवाह तो करना ही पड़ता है। जैसे पहले मकान के गिर जाने पर उसके सहारे और उसी पर आश्रित होकर बैठा नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि पहली पत्नी मर गई तो उसकी यादों के सहारे इतनी बड़ी जिंदगी को काटा नहीं जा सकता है। जिंदगी में क्या है, साथ तो होना चाहिए। इसलिए विवाह करके नए जीवन साथी के साथ जीवन को जीना अनिवार्य हो जाता है। तुम राम प्रताप को ही देख लो, यानी रोशन की माँ उनके मित्र है सुरेंद्र को समझाती है कि तुम राम प्रताप को ही देख लो। उसकी पत्नी की मृत्यु हुई और वह अपनी पत्नी का दाह कर्म करके ही लौटा था और उसने अभी नहाकर अपना साफा निचोड़ा ही था कि नकोदर वाले, ये गांव का नाम है, नकोदर वाले आ गए और उन्होंने अपनी लड़की के लिए शगुन दे दिया, ऐसा पक्का कर लिया। यदि वह भी रोशन की तरह बैठा रहता तो क्या उसकी गृहस्थी बस पाती? शायद कभी भी नहीं। अब राम प्रताप का विवाह भी हो गया है और यह सुनने में आया है कि अब उसके बच्चा भी होने वाला है। उसकी जो पत्नी है उसके बच्चा भी होने वाला है। दूसरे शब्दों में, यदि रोशन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो क्या वह अपनी जिंदगी को अकेला ही काट देगा? उसे भी अपनी भावी जिंदगी को ध्यान में रखते हुए दूसरे विवाह के लिए हाँ कह देना चाहिए, यानी यस कर देना चाहिए और नए जीवन साथी के साथ अपनी जिंदगी का निर्वाह करना चाहिए। इसी में उसकी समझदारी है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इस गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या इसका कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में एकांकीकार ने उस सामाजिक रूढ़ि का उल्लेख किया है जिसके अनुसार पुरुष अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद 12 दिन भी पूरे नहीं बीत पाते दूसरी पत्नी पाने को लालायत हो उठता है। एक ऐसे परिवार की ट्रेजेडी है, दुखांत का है, उसका चित्रण किया है लेखक ने यहाँ पर। इसलिए ये एकांकी एक ट्रेजेडी है, एक दुखांत का है। इसका जो अंत है वो दुखांत में होता है और दूसरा विवाह करके फिर से नई जिंदगी जीने लग जाता है। यह सामाजिक रूढ़ि केवल पुरुष समाज के लिए ही है, नारी समाज के लिए नहीं है। नारी को तो अपने मृत पति की यादों के सहारे विधवा के रूप में पवित्रता का जीवन अकेले ही जीना पड़ता है।
जिसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता है। अरे जब पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो महिला को भी क्या है, ये अधिकार समाज को देना चाहिए कि वो भी अपनी लंबी जिंदगी के लिए दूसरा विवाह कर ले। तो कहने का तात्पर्य सबको समानता का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। प्रस्तुत अवतरण की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा में सरलता, सहजता, संप्रेषणीयता, विचार व भावों को एकांकीकार द्वारा बड़े ही सहज व सशक्त ढंग से या सटीक ढंग से व्यक्त किया गया है। अब हम अगला जो चौथा गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी 6 प्रसंग व्याख्याएं करते हैं। यही ना कि वह माँ बाप का आज्ञाकारी है और यह पढ़ लिख कर बात मेटना सीख गया है। बेटा अभी तो 4 नाते आते हैं, फिर देर हो गई तो इधर कोई मुँह भी नहीं करेगा। लोग 100 बातें बनाएंगे, 100 लाछन लगाएंगे और फिर कौन ऐसा कुंवारा है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन, विश्लेषण या इसकी 6 प्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और उपेंद्रनाथ अस्क ने इस एकांकी में एक ट्रेजेडी है उसको चित्रित किया है। एक दुखांत का है, एक दुखद घटना है, उसका बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रोशन की माँ का कथन है। वह सुरेंद्र से कहती है कि तुम रोशन को समझा सकते हो और एक मित्र को अच्छी तरह से टैकल कर सकता है, उसको समझा सकता है। परंतु सुरेंद्र कहता है कि राम प्रताप और रोशन में अंतर है। डिफरेंस बिटवीन राम प्रताप एंड रोशन। उसकी बात को पूरी तरह समझे बिना रोशन की माँ कहती है, यानी रोशन का मित्र रोशन की माँ को अच्छी तरह समझा रहा है, लेकिन उसकी माँ है वो तो समझती नहीं है। वो अपनी मतलब क्या है बातें करती रहती है। अब क्या बातें करती है तो अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में राम प्रताप अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, ये कहती है रोशन की माँ। इसलिए पहली पत्नी के मरने पर उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर तुरंत दूसरी शादी कर ली थी। परंतु हमारा बेटा रोशन इस तरह का आज्ञाकारी नहीं है। वह पढ़ा लिखा है फिर भी हमारी बात नहीं मानता है और अपनी मर्जी चलाता है। रोशन की माँ सुरेंद्र से कहती है कि बेटा अभी तो लड़का जवान है, इसलिए लोग अपनी लड़कियों के लिए नाते लेकर आ रहे हैं, रिश्ता लेकर आ रहे हैं। लेकिन यदि रोशन ने इस काम में देर कर दी तो फिर कोई भी अपनी लड़की का प्रस्ताव लेकर नहीं आएगा, रिश्ता लेकर नहीं आएगा। समय बीतने पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इस पर अनेक दोष लगाएंगे, लाछन लगाएंगे। कुमारे लड़के को तो हर कोई लड़की दे सकता है, लेकिन बात तो शादीशुदा या शादीशुदा विवाहित लड़के की है।
और या विवाहित लड़की की होती है, परंतु हमारा रोशन कुमारा तो नहीं है। जो लड़की वाले इसके नखरे सहेंगे, बाद में तो कोई भी इसके लिए नाते लेकर नहीं आएगा और यह जिंदगी भर बिना पत्नी के यूं ही डोलता रहेगा, डोलता फिरेगा। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहें कि इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विधुर युवक की दूसरी शादी को लेकर प्रचलित विचारधारा का यथार्थ चित्रण किया है कि समाज में देखो इस तरह की विचारधारा भी प्रचलित है। पुरानी पीढ़ी के लोग दोबारा शादी करने में झिझकते नहीं हैं, जबकि नई पीढ़ी इसे अव्यावहारिक मानती है। इस बात में, इन परंपराओं में वो विश्वास नहीं करती है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सरल, प्रभाव में विषयानुकूल, पात्र की चेतना के अनुरूप है और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगला हम 5वां जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के जो सोपान होते हैं उसके आधार पर उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। यह ठीक है बेटा, यह ठीक है बेटा, पर अब ये भले आदमी मिलते हैं। घर अच्छा है, लड़की अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है और सबसे बढ़कर यह है कि लोग बड़े अच्छे हैं। लड़की की बड़ी बहन से अभी मैंने बातें की है। ऐसी सलीके वाली है कि क्या कहूँ, बोलती है तो फूल झड़ते हैं। जिसकी बड़ी बहन ऐसी है वे आप कैसी न अच्छी होगी। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं हैं या इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी से उद्धृत है या अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रोशन की पत्नी मर चुकी है और उसका बेटा अरुण बहुत बीमार है। वह विवाह करना नहीं चाहता है क्योंकि अभी अभी उसकी पत्नी का देहांत हुआ है, इस कारण से, और फिर बच्चा बीमार है तो अभी जल्दबाजी नहीं है विवाह करने की। परंतु माता पिता उसका विवाह करने पर तुले हुए हैं। जब रोशन की पत्नी का चौथा था, सियालकोट से कोई व्यापारी आया था जो रोशन के लिए अपनी लड़की का शगुन देना चाहता था, रिश्ता करना चाहता था, सगाई करना चाहता था। परंतु उस समय रोशन तैयार नहीं हुआ था, उसने मना कर दिया। रोशन के पिताजी ने उसे 1 माह बाद आने को कह दिया। अब वह आया है और माता पिता चाहते हैं कि रोशन शगुन ले ले। रोशन की माँ रोशन के मित्र सुरेंद्र से लड़की की प्रशंसा कर रही है कि ऐसी लड़की चारों ओर देखने से भी नहीं मिलती है। अब रोशन की माँ क्या कहती है, अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम चीज़ को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रोशन की माँ सुरेंद्र से कहती है कि रोशन आज्ञाकारी है और वह पढ़ लिखकर माता पिता की बातों को मिटाना सीख गया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अभी रोशन युवा है,
उसके रिश्ते आ रहे हैं। यदि उसने इस समय दोबारा विवाह न किया और देर हो गई तो कोई रिश्ता करने नहीं आएगा। यही नहीं, लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे और लाछन लगाएंगे। और फिर कौन व्यक्ति है जो पत्नी के मरने के बाद अविवाहित रह जाता है? सियालकोट से लोग रोशन के लिए शगुन लेकर आए हैं। वे बेचारे भले आदमी, अच्छा खासा व्यापार है और लड़की भी पढ़ी लिखी, अच्छे संस्कारों वाली, सुंदर व सुशील है। वह रोशन की ज़िंदगी को संवार देगी, ज़िंदगी में बाहर ला देगी और हम भी माला माल हो जाएंगे। क्योंकि रोशन के माता पिता दहेज लोभी थे, इस कारण से जल्दी क्या है, रिश्ता को लेना चाहते हैं। सियालकोट के ये लोग बड़े ही भले और अच्छे आदमी हैं। मैंने अभी लड़की की बड़ी बहन से बातें की है। वह इतनी सभ्य और सलीके वाली है कि मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। जब वह बोलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके मुंह से फूल झड़ रहे हो। बहुत ही मधुर मीठी बोलती है, कोयल की जैसी वाणी है उसकी। दूसरे शब्दों में वह अत्यंत संस्कारवान है, सभ्य और सुशील है। जिसकी बड़ी बहन इतनी सभ्य, सुशील और संस्कारवान हो, भला उसकी छोटी बहन कैसी होगी, इसका अनुमान तो स्वतः ही लगाया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सियालकोट वाले जिस लड़की का शगुन रोशन के लिए लेकर आए हैं, वह जरूर सुशील, संस्कारी और संस्कारवान होगी, जो यहाँ आकर रोशन की ज़िंदगी को संवारेगी ही, साथ ही वह इस परिवार को भी भली प्रकार से संभाल लेगी, ये मुझे भरोसा है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ या सरल अर्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान या प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में हिंदू समाज में यह परिपाटी, यह परंपरा रही है कि यदि किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है तो परिवार और सगे संबंधियों का उस पर दूसरे विवाह के लिए दबाव आना आरंभ हो जाता है या दबाव बनाना प्रारंभ कर देते हैं। रोशन के माता पिता भी यही चाहते हैं कि रोशन दूसरा विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा ले, परंतु सत्य तो यह है कि वे रोशन का दूसरा विवाह करके दहेज के रूप में धन बटोरना चाहते हैं। ये धन का लोभ है। उन्हें न तो रोशन की भावनाओं से कोई मतलब है, न ही उसके बीमार बच्चे से, बस वे तो अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, दहेज ऐंठना चाहते हैं, दहेज लेना चाहते हैं। एकांकीकार ने इसी तथ्य को बड़े ही सलीके से स्पष्ट किया है और प्रस्तुत अवतरण की भाषा में संप्रेषणीयता व सपाट बयानी को भली प्रकार से देखा जा सकता है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है, उसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। विचार व भावों की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम प्रस्तुत एकांकिका यानी लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, उसका अंतिम और इस पाठ्य पुस्तक का जो अंतिम व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, उसको पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं छठा जो गद्यांश है संख्या की दृष्टि से। मैं नहीं जानता मैं पागल हूँ या आप,
क्या आप लोग मेरी सूरत नहीं देखते? क्या आपको इस पर कुछ लिखा दिखाई नहीं देता? शादी शादी शादी। क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है? क्या वह मेरी पत्नी न थी? क्या वह मेरी पत्नी नहीं थी? अब हम इस पद्यांश का व्याख्या की दृष्टि से या व्याख्या के 4 सोपानों की दृष्टि से इसका हम विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहला हम संदर्भ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत शीर्षक एकांकी से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रोशन अपने लड़के की खराब हालत देखकर बहुत दुखी है, जबकि रोशन की मां सियालकोट से दूसरे विभाग के लिए आए लोगों से रिश्ता पक्का करना चाहती है। वह रोशन से कहती है कि लड़की वालों से चलकर मिल लें, उनसे बात कर लें। माँ की असमय की बातें सुनकर रोशन को बहुत बुरा लगता है और रोशन अपनी माँ से क्या क्या मतलब प्रतिवाद करता है, क्या जवाब देता है, उसी का प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या एकांकीकार ने वर्णन किया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रोशन माँ से कहता है कि या तो आप लोग पागल हो रहे हो या फिर मैं पागल हूँ। या तो आप लोग पागल हो रहे हैं या फिर मैं पागल हूँ। ऐसे समय में जबकि बच्चा घर में मरणासन हो रहा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और आपको शादी की पड़ रही है, आप लोग दूसरी शादी की रट लगाए हुए हो। मुझे आपकी बेमौके की बातें अच्छी नहीं लग रही है। सब चीज़ें समय आने पर अच्छी लगती है और बेमौसम की बरसात भी अच्छी नहीं होती है। आप लोगों को इस समय मेरा व्यवहार पागलपन लगता है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या आप मेरे चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके परिवर्तन से ऐसा नहीं लगता है कि मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ? मेरा बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और आपको विवाह की पड़ती है। अपने बच्चे की बीमारी की ओर ध्यान नहीं देकर आपने केवल शादी को ही महत्व दे रखा है। आपको शादी की बातों के अलावा घर के माहौल का कोई ध्यान ही नहीं है। रोशन कहता है कि क्या शादी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे मरणासन बच्चे की ओर ध्यान न दिया जाए? रोशन आगे कहता है कि आपके व्यवहार से तो यह नहीं लगता है कि बच्चे की ज़िंदगी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा विवाह है, मेरी शादी है। मेरी समझ में नहीं आता विवाह को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व क्यों दे रहे हो। कोई न कोई गड़बड़ है इसमें। और गड़बड़ क्या है? माता पिता दहेज के लोभी होते हैं, उनको पैसा चाहिए और पैसा ही सब कुछ होता है उनके लिए। अब विवाह के पीछे मेरी मरने वाली पत्नी का दुख भी भूल गए हैं। अरे आप मानव हो, मानवता का ध्यान रखो। आपको उसका दुख भले ही न हो, परंतु अपनी पत्नी के नाते मुझे तो उसका दुख है ही। और ऐसी स्थिति में मैं विवाह की बात कैसे सोच सकता हूँ?
एक तरफ तो अभी अभी पत्नी का देहांत हुआ है, दूसरा मेरा बच्चा है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, और आपको एक ही रट लगी हुई है कि शादी कर लो, शादी कर लो। ऐसी विषम परिस्थितियों में शादी करना क्या उचित है या ठीक है? अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में व्यंजित हुआ है कि पुरानी पीढ़ी के लोग रूढ़ियों से, जो जर्जर रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, उनसे इस कदर चिपके होते हैं कि वे इंसानियत को भी भुला बैठते हैं, जकड़े हुए हैं पुरातन रूढ़ियों में, परंपराओं में। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के लोगों के इस व्यवहार को पसंद नहीं करती है। तो दो पुरानी और नई पीढ़ी है, उनका जो द्वंद्व है, संघर्ष है, उसको इस एकांकी के इस गद्य खंड में या गद्यांश में लेखक ने बहुत ही सुंदर और रोचक चित्रित किया गया है। और गद्यांश की भाषा प्रभावपूर्ण, शैली भावात्मक एवं व्यंग्यात्मक है, और प्रयुक्त या यूँ कहें उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब तक हमने प्रस्तुत जो पाठ्य पुस्तक है 7 एकांकी संग्रह, इसके जो 7 एकांकी है उनको हमने, इन एकांकियों के जो लेखक हैं, एकांकीकार हैं, उनका परिचय और एकांकियों का सारांश या मूल भाव या कथासार या कथा वस्तु, और उसके बाद संपूर्ण एकांकी जो 7 एकांकी हैं उनके प्रमुख गद्यांश है, उनकी हमने 6 प्रसंग व्याख्याएँ अब तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम अगली जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, एक उपन्यास है मानस का हंस, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।